हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सामाजिक विज्ञान में भूगोल का जो चैप्टर देख रहे हैं हम लोग 2.1.4 का, इसका आगे के लेक्चर अटेंड करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समुद्र किनारे का जीवन, ठीक है, समुद्र किनारे का जीवन। तो भारत की मुख्य भूमि तथा द्वीप समूह को मिलाकर कुल जो है 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। इन तटों पर कई गांव बसे हैं। इनमें केरल राज्य के मलाबार तट पर बसा एक गांव है धर्मदम। समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों से घिरा है। धर्मदम काल्पनिक नाम है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई तीनों समुदायों के लोग रहते हैं। प्राचीन काल से दूर दूर के देशों के साथ समुद्री मार्गों से व्यापार होता था और साथ ही साथ धर्म, संस्कृति और लोगों में से परस्पर मेल मिलाप भी होता रहा। इसी कारण पश्चिमी तट पर ईसाई और इस्लाम धर्म का प्रभाव सबसे पहले पड़ने लगा था। समुद्र किनारे बसे होने के कारण यहाँ लोग जो है मछली पकड़ते थे। यहाँ मछली के अलावा समुद्र से प्राप्त अन्य जीव जैसे सीप, घोंघा आदि भी पकड़े जाते हैं। यहाँ नारियल का पेड़ भी बहुत होते हैं, जिससे हर हिस्से का उपयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। यह नारियल के तेल में खाना पकाया जाता है। साथ ही साथ नारियल की छाल से रस्सी बनाने का काम भी किया जाता है। पेड़ के तने का उपयोग लोग झोपड़ी और भवन निर्माण में करते हैं। अब तो सभी घर पक्के हैं। पहले इन तीनों का उपयोग घर की खपेल को सहारा देने के लिए भी किया जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे यहाँ पे। तो लोग मछली पकड़ने के अलावा धान की खेती भी करते थे या करते हैं। यहाँ सब्जियाँ जैसे कद्दू और तरबूज आदि फल उगाए जाते हैं, जिन्हें गांव की स्थानीय बाज़ारों में बेचा जाता है। यहाँ केले भी बहुत उगाए जाते हैं और लोग केले के पत्तों पर ही भोजन करते हैं। लोग गाय, भैंस और बकरियाँ भी पालते हैं। समुद्र तटों पर लोग सैर सपाटे के लिए भी आते हैं। इस कारण यहाँ पर्यटक का भी विकास हो रहा है। धर्मदम में डेविड और सुदीप रहते हैं। सुदीप और डेविड मछुआरे परिवार से हैं। दोनों गरीब हैं और उनके पास न नाव है और न मछली पकड़ने वाली जाल। सुदीप की मां ने सुबह 3 बजे उसे उठाया और उसे खाने के लिए चावल की कंजी दी। सुदीप तैयार होकर 4 बजे से पहले समुद्र किनारे पहुंचा। वहां उसका दोस्त डेविड इंतजार कर रहा था। दोनों राजन की नाव में राजन के साथ काम करते हैं। राजन अमीर तो नहीं है, मगर उनके पास जो है 30,000 रुपये का नाव और 2,000 रुपये की जाल है। इसी नाव पर राजन, सुदीप और डेविड मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं। रोज रात में जमीन से समुद्र की ओर हवा चलती है। इसी के सहारे ये नाव समुद्र में आती है। दोपहर में उल्टी दिशा से हवा चलने लगती है। समुद्र से जमीन की ओर उन हवाओं के सहारे मछुआरे वापस किनारे लौटते हैं। कट्टुमरम नाव में जो है पाल, जाल आदि मजबूती से बांध दिए जाते हैं ताकि वे लहरों में बह न जाए। फिर कई लोग मिलकर उसे पानी में ढकेलते हैं। समुद्र में थोड़ी दूर जाने पर पाल को खोल दिया जाता है, ठीक है। तो बेटा आपने नाव देखा होगा, नाव के ऊपर में जो पाल बंधा होता है, ठीक है, वो एक तरीके से नाव को बैलेंस करने के लिए बांधा जाता है या लगाया जाता है उनको, या हम बोल सकते हैं वहाँ पे हवा की दिशा का ज्ञान करने के लिए। यहाँ देखेंगे बड़े और छोटे मछुआरे के अंतर्गत। तो जिस प्रकार किसानों ने छोटे, मध्यम और बड़े किसान और मजदूर होते हैं, उसी तरह मछुआरों भी होते हैं। सुदीप जैसे मजदूर के पास कट्टुमरम नाव या जाल तो नहीं होते। वे दूसरों की नावों में मजदूरी करते हैं। भारत के आधे से अधिक मछुआरे इसी तरह मजदूरी करते हैं। जो बड़े मछुआरे हैं उनके पास कई नावें, कट्टुमरम और बड़े बड़े जाल है। इन्हें चलाने और खींचने के लिए जो है 50 से 60 मजदूरों को काम पर लगाते हैं। जो मछली पकड़ी जाती है उसमें से आधा खुद रख लेते हैं और बाकी मजदूरों में बांट देते हैं।
ऐसा ही एक बड़ा मछुआरा एंटोनी है। एंटोनी के पास शुरू में कई कट्टुमरम नावें और विभिन्न तरह के जाल थे। 50 से 60 मजदूर उसकी नावों में काम करते थे। इनमें से अधिकतर मजदूरों ने एंटोनी से उधार ले रखा था और उस कारण कम मजदूरी पर उसके यहाँ काम करते थे। धीरे धीरे एंटोनी के पास काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। फिर उसके बाद देखिए मशीन युक्त नाव अर्थात ट्रॉलर। तो आज से 40 वर्ष पूर्व सरकार ने ऐलान किया कि जो लोग मछली पकड़ने की मशीन युक्त नाव ट्रॉलर खरीदना चाहते हैं उन्हें सरकार से लोन और सब्सिडी मिलेगी। कुल मिलाकर नाव और नए जालों की कीमत जो था वो 2 लाख रुपये है। एंटोनी ने 1 लाख रुपये खर्च किए और बाकी लोन लेकर मशीन युक्त नाव खरीदे। पूरे गांव में एंटोनी के अलावा केवल 2 और लोग थे जो इस नाव को खरीदने के लिए धन जुटा पाए। मशीन युक्त नाव से एंटोनी को बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो उसे बहुत कम मजदूर लगाने पड़ते थे। पहले वह 50 से 60 लोगों से काम करवाता था, अब केवल 6 से 7 लोगों की ज़रूरत है। नाव का एक कप्तान जो एंटोनी का भांजा था और 6 मजदूर जिनमें से अधिकांश उसके रिश्तेदार ही थे। मशीन युक्त नाव से समुद्र में काफ़ी दूर तक जाकर मछली पकड़ी जा सकती थी। इस कारण अधिक मछली मिल सकती है। जब समुद्र में तेज़ हवा चल रही हो या ऊंची लहरें उठ रही हो तब भी ये नाव समुद्र में जा सकती है। जब गांव के पास के समुद्र में मछली कम हो जाती है तो मशीन युक्त नाव से दूर दूर तक जाकर मछलियाँ पकड़ी जाती है। यह है आपका ट्रॉलर, ठीक है, मशीन युक्त नाव। यहाँ पे देखिए बड़ी जाले को ले जाते हुए मछुआरे, देखिए इसके नीचे तट से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही झींगा मछली मिलती है, ठीक है। अब गांव वाले बच्चे जो भी हैं, शहर वाले बच्चे भी हैं, जानते हैं झींगा मछली। तो पिछले 20 से 25 वर्षों में विदेशों में झींगा की मांग खूब बढ़ने लगी तो उसकी कीमत भी बढ़ी। बड़े बड़े व्यापारी मछुआरों से झींगे खरीद कर कारखाने में ले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें साफ करके नमक के साथ पानी में उबालते हैं, उसे बर्फीले कमरों में रखकर बर्फ़ से जमा देते हैं और इन्हें विदेशों में भेज देते हैं जहाँ इनकी अच्छी कीमत मिल जाती है। शुरू में एंटोनी की मशीन युक्त नाव समुद्र से 10 से 12 किलोमीटर दूर जाकर मछली पकड़ती थी, मगर अब झींगे की मांग बढ़ी तो स्थिति बदलने लगी। एंटोनी की भी झींगे पकड़कर मुनाफा कमाना चाहता था। झींगे तो 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही मिलते थे, तो एंटोनी ने अपने जहाज़ों को तट से 3-4 किलोमीटर पर ही मछली पकड़ने का आदेश दिया। इसी क्षेत्र में राजन जैसे छोटे मछुआरे अपना जाल बिछाकर मछली पकड़ते थे। इसी दौरान कुछ बड़े व्यापारी और उद्योगपति ने भी मशीन युक्त नाव खरीदी और उन्हें झींगा मछली पकड़ने में लगाया। इस तरह अब कई मशीन युक्त नावें तट के निकट मछली पकड़ने लगी। जैसे जैसे मशीन युक्त नाव का चलन बढ़ा वैसे वैसे छोटे मछुआरों की मछली मिलना कम हो गया। अब वे अक्सर समुद्र से खाली हाथ लौटने लगे। इससे छोटे मछुआरे और मजदूर परेशान होने लगे। उन्हें आए दिन घर का काम चलाने के लिए उधार लेना पड़ता था। इस तरह वे व्यापारी और साहूकारों के चंगुल में फंसते गए, ठीक है। फिर आगे देखेंगे आप यहाँ पे समुद्र में मछली कम क्यों हो गई। ये है समुद्र में मछली कम क्यों हो गई। तो इसका महत्वपूर्ण जो कारण है तो है प्रदूषण, ये, और दूसरा है मीठे पानी की कमी। तो देखिए प्रदूषण के अंतर्गत क्या होता है कि भारत के तटीय प्रदेश में बड़े बड़े कारखाने लगे हैं। इनमें कई तरह के विषैले रसायनों का उपयोग किया जाता है और इन्हें गंदे पानी के साथ समुद्र में बहा दिया जाता है, जिससे विषैले रसायन समुद्र के पानी में घुल जाते हैं और इनसे मछलियाँ मर जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो कारण है कि सागर का पानी तो खारा होता ही है, मगर ज़मीन से नदियाँ द्वारा जो पानी समुद्र तक पहुँचाया जाता है वह मीठा होता है। नदी के पानी के साथ सड़ी वनस्पति भी बहकर समुद्र में जाती है। इस पानी और इन पोषक तत्वों से कई तरह के पौधे उगते हैं जिन्हें प्लैंकटन कहते हैं। इन्हीं प्लैंकटनों पर मछलियाँ पलती है। पिछले 40 वर्षों में दक्कन के पठार से बहने वाली नदियों पर जगह जगह बांध बनाए गए। इन बांधों के कारण नदियों का पानी जो था बहुत कम समुद्र तक पहुँच पाती है, जिससे नदियों में बहकर आने वाले जो सड़े गले पौधे भी बहुत कम हो गए हैं। ऐसे मछलियाँ या समुद्री मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा विचार कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज की जो लेक्चर है बेटा यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे कल देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल।